तो दोस्तों मैं आया हूँ कनाडा में, स्पेशली वैंकूवर, जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ इंडियन सबसे ज्यादा है ऑल ओवर कनाडा। एंड द मेन रीजन मैं कनाडा आया हूँ इज टू एक्सप्लोर कि अगर मेरे जैसा कोई अगर H1B होल्डर है जो यूएस में काम कर रहा है, अगर वो कनाडा भी मूव होना चाहता है आफ्टर द 10,000 स्लॉट्स, those got filled up immediately within one or 2 days, जिन्हें अपॉर्चुनिटी मिली थी टू कम टू कनाडा फॉर PR डायरेक्टली, वर्क परमिट डायरेक्टली, और मेरा अप्रूव्ड हो चुका था। 6 महीने पुरानी बात है, जब मैं H1B की स्ट्रगल में था, मेरा कनाडा का वर्क परमिट अप्रूव हो गया। टैक्सी गेट पे थी, लेटर हाथ में था, 1 मिनट में मैं आ सकता था। ऑफर लेटर भी था और ऑफर भी काफी सिमिलर था विदाउट, क्योंकि मैं अटलांटा में हूँ, थोड़ी चीपर है, तो एग्जैक्ट मैच भी कर रहा था। जितनी सैलरी अटलांटा में उतनी ही सैलरी वैंकूवर में। और मैं एक्सप्लोर करने आया हूँ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, व्हाट कनाडा ब्रिंग्स एज अ कंट्री जब आप यूएस से कनाडा आते हो। एंड वी गोना लर्न ऑल फ्रॉम हरकुवर टुडे। सो हेलो एवरीवन, मैं आ चुका हूँ फाइनली अपने दोस्त के घर। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम 15 ईयर्स। कभी कभी यकीन नहीं होता कि कैसे लेवल इंक्रीज हुआ। ही इज इन कनाडा वैंकूवर, और पहली बार आया था। और बचपन में जब भी हम साथ रहे हैं, एक रूम होता था। अब ऐसे स्टेज पे आ गए कि हमारे पास गेस्ट रूम भी है। स्लोली स्लोली करियर डेवलप करते हुए देखना दोनों के साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। एंड अगर आपको नहीं पता कि अभी कनाडा ने 10,000 वीजाज इशू किए हैं फॉर H1B होल्डर्स, और एक ही रात में विद इन 1 to 2 days सारे फुल हो गए। सो दैट शोज हाउ हॉट कनाडा इज फॉर H1B वर्कर्स। एंड ये जानने के लिए वी गोना नो द इंटायर लाइफ ऑफ हरकुवर इन कनाडा। तो स्टार्ट करते हैं यार। ओवरऑल व्हाट डू यू थिंक अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करियर इन कनाडा? So yeah, software engineering career in Canada, I would say, is not as great as the US. Like, I don't want to start with a sad thing, but it's not as great. Main problem बस यही है कि the thing is opportunities here are much less. But the thing is, if you can get the opportunity, then it's great for you. I studied at UBC, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं उधर और वो सब graduate हुए हैं, काफ़ी अच्छी जॉब्स है। बट आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो काफ़ी छोटी मोटी यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, उन्हें जॉब्स नहीं मिल पाती। लाइक मैं भी जब जॉब्स अप्लाई कर रहा था, वो और मेरे सारे जितने साथ इंटर्न्स थे सब UBC से थे। सिमिलर सीन्स टोरंटो में भी होते हैं। वो यूजुअली हायर यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो या वाटरलू से सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो उस टाइप का बायस यहाँ पे ज़रूर है। बट उसके अलावा लाइक most big companies are here. Microsoft is here, Amazon is here, Google is here, and yeah, you can find a great job, but yeah, it's not as easy as in the US. और जैसे मुझे हरकुआ ने बताया, यहाँ पे ना लेवल्स का बहुत डिफरेंस है। कनाडा में 3-4 यूनिवर्सिटीज है जो टॉप 100 में है। और अगर वैंकूवर की देख लो, ब्रिटिश कोलंबिया में जो नेक्स्ट बेस्ट कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी है, दैट इज साइमन फ्रेजर, पर वो रैंक टू 150 में आती है। वो एक साइड पे टॉप 30 वर्ल्ड में और एक साइड पे 150। 115 CS, but 300 in अदर general. थिंग्स। तो ये रेंज है, इसी कारण ना मतलब काफी कंपनीज में आप देखते हो, अगर 10 एम्प्लॉयज हायर किए हैं, 9 टॉप स्कूल से हैं और एक मतलब साइमन फ्रेजर है जो टॉप में नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा वेरिएशन है। तो टॉप यूनिवर्सिटीज वालों में ही फायदा होता है। तो इस कारण लोग कहते भी हैं एवरेज यूनिवर्सिटी इन US इज बेटर देन एवरेज यूनिवर्सिटी एल्सवेयर लाइक कनाडा। पर अगर आप टॉप यूनिवर्सिटी चूज करो कनाडा में, देन इट्स प्रीटी गुड। Yeah, like even in my company, most people in Vancouver are from UBC. किसकी को भी मिलता हूँ and they're like, yeah, we studied there, so we can relate a lot. But on the other side, yeah, I don't see much other people. और बाकी दूसरी यूनिवर्सिटी दूसरी कंपनीज में भी मैंने काम किया, like I said before, it's mostly from UBC. But it could also be because I'm going there, तो वहाँ सारे UBC वाले दिख रहे हैं. But where I work, there's a lot of people from Waterloo as well. And there's a lot of people from University of Toronto as well, and there's some people from smaller universities like University of Victoria or Simon Fraser, but the thing is the numbers are very small. आई अंडरस्टैंड। एंड जिनको नहीं पता, हरकुवर इज अ रिएक्ट डेवलपर। इन्होंने फुल स्टैक भी किया, एंड्रॉइड भी किया। मैं बचपन से हरकुवर को कॉपी करते आ रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, साथ में बैठते थे, मेरा नाम हरकुवर है, और सॉरी मेरा नाम हरनूर है, इसका नाम हरकुवर है, साथ में बैठते थे, सेम कंप्यूटर होता था। जो ये करता था मैं कॉपी करता था और सीखता था, क्योंकि मुझे टीचर की बातें समझ नहीं आती थी। और अभी भी आधी चीज़ें मैंने हरकुवर से ही सीखी हैं। तो आप ये बताना कि इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग काफ़ी चीज़ों का यहाँ पे स्कोप लिमिटेड माना जाता है। किस चीज़ों का सबसे ज़्यादा यू थिंक? रिएक्ट का स्कोप है, साइबर सिक्योरिटी का है, कंप्यूटर साइंस में इतनी ज़्यादा फील्ड्स हैं। The thing is, ऐसा कुछ फील्ड्स की कोई लिमिटेशन नहीं है। यू कैन फाइंड अ जॉब इन एनी फील्ड। फॉर एग्जाम्पल ऑन लिंक्डइन अगर आप चेक करो जॉब्स फॉर एंड्रॉइड डेवलपमेंट, देर आर 12,000 ओपनिंग्स इन इंडिया। In the US, there are 20,000.
but in Canada there are around 1000 openings. In college में भी माना जाता है that you should try everything and then gain expertise in one area like Android, iOS, and वो आप कर सकते हो in just 10 weeks by coding with me live Saturday and Sunday, and while making 6 professional industry level Android projects plus 10 homeworks along with open source contributions in Android. So don't miss this opportunity. Go check out my website and get 15% off right away. ऐसा कुछ फील्ड्स की कोई लिमिटेशन नहीं है. यू कैन फाइंड अ जॉब इन एनी फील्ड. इट्स द सेम एज यूएस. लाइक इन जनरल कंप्यूटर साइंस की हाईएस्ट जॉब्स आर इन फ्रंट एंड, नॉट रिएक्ट, जस्ट फ्रंट एंड इन जनरल. सेम इन यूएस, सेम इन कनाडा. ऑफ कोर्स नंबर्स आर लेस हियर. सेम बैक एंड अगर तुम देखोगे वो भी यूएस में ज़्यादा है, यहाँ पे कम है. The thing is, the ratio is the same as US. It wouldn't change. Similar is the thing with salaries as well. वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा, यहाँ पे कम है. But you can also get a way higher salary in Canada than the US as well. It's just, you know, in comparison, they have more jobs. They have more jobs which can pay you higher, and that's the thing. That is true. और ये 10,000 जो नंबर है ना, आपको इसी कारण दिया गया है क्योंकि यहाँ पे कनाडा में रहने के लिए बहुत चीज़ें हैं पर जॉब्स लिमिटेड है. मैं कई अपने दोस्तों को जानता हूँ और देखता हूँ वो वो रहने तो आ गए हैं पर जॉब्स उन्हें मेजॉरिटी वही मिल रही है. स्टारबक्स, वॉलमार्ट एज अ लेबरर, या फिर जिसे आप वाइट कॉलर जॉब नहीं कहते हो, वो मिल रही है. मैं किसी जॉब को इंसल्ट नहीं कर रहा पर एक एग्जांपल बता देते हैं. एक पर्सन कैलगरी मूव हुआ या फिर एक पर्सन एल्बर्टा मूव हुआ, वहाँ पे मूव हो गया, रेंट कम है, सब सही है, पर वहाँ पे जॉब्स ही नहीं मिल रही उन्हें. That is true, right? The thing is, yeah, that is very true. Like, the thing is, most of the tech related jobs are in like the boom towns, Vancouver and Toronto. उसके अलावा कहीं है नहीं. और the thing is, people looking for a cheaper life, they move to Calgary or smaller towns, और उन्हें काफ़ी मुश्किल होती है जॉब ढूंढने में. I would not say too much for tech. Like for example, जैसे अभी मेरी जॉब चल रही है, it's remote. I can work anywhere in BC, so I can move to a smaller place. But the thing is, if I lose my job, I don't know if finding a new one would be that easy. तो अभी के लिए तो I can just move to a cheaper place if I wanted to, but I like living here, so I'm here in Vancouver. बिल्कुल. On the other side, like I have a cousin who moved to Canada. उन्होंने दिल्ली में काम किया around 5 years as a software engineer, and then they kept applying jobs. They were in Toronto. It took them 1 year to find their first job. They were like just applying jobs, और in the end उन्हें एक बैंक में job मिल गई as a software engineer, but still it was a very stressful 1 year where they were making no money. और यहाँ पे कंसल्टेंट्स भी कम है. यूएस में इतने सारे कंसल्टेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपको जॉब दिलवाई देते हैं. यहाँ पे वो भी बहुत कम है, राइट? Yes, consultants यहाँ पे काफ़ी कम है, but on the other side, consultants के साथ job लेना is not a good thing either. I have a friend who was working in Amazon, and the thing is, Amazon was paying him $150,000 a year. Consultants was charging him $60,000 a year. मतलब 90,000 हाथ में आ रहे थे. Exactly. और वो Amazon की तरफ से 150 जा रहे थे और वो बस 60,000 कुछ नहीं, सिर्फ जॉब दिलवाने का जेब में डाल रहे थे. और ऐसे बहुत ज़्यादा कंसल्टेंट्स करते हैं. तो it's best if you find your own job. Maybe for your first one, just to put it on your resume, it's fine. 1 साल काम कर लिया, but yeah, don't rely on consultants. और जिनको नहीं पता मैं बताता हूँ, मुझे कनाडा से ऑफर भी आ गया था जब मैं H1B के लिए स्ट्रगल कर रहा था. फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम ऑफर लेटर भी आ गया था. आपको बताता हूँ, जितनी मेरी सैलरी यूएस में है उतनी ही कनाडा में आई थी. बस फ़र्क ये है कि अगर आप भी H1B से कनाडा आ रहे हैं, आपको सब बता देता हूँ, ऑफर सेम होगा. अगर इमेजिन को 100 के यूएस में, 100 के कनाडा में, मुझे ऐसा आ रहा था अगर मैं अटलांटा से कंपेयर करूँ. पर अगर आप कैलिफोर्निया से जा रहे हो तो 130 के से वो 100 के होने वाला है. तो आप मेरे केस को आप आइडियल नहीं समझ सकते, पर मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ. और जब मैंने डिफरेंसेस देखे तो जब आपकी सैलरी 10-15% पहले कम होती है जब आप कनाडा आते हैं यूएस से, पर खर्चे कुछ केसेस में ज़्यादा भी हैं और कुछ केसेस में कम भी है. उसको समराइज करने के लिए एक एक करके बात करते हैं. नंबर 1 आता है रेंट. तो रेंट कितना है यहाँ पे, बताओ आप. Rent, I used to pay $1,600 for like 2 bedrooms, but the reason that was way cheaper is because I got it during COVID times, जब यहाँ पे रेंट बहुत कम होता था. और तब से लेकिन अभी तक काफ़ी रेंट बढ़ गए हैं. अब तो एक बेडरूम का लोग 2500 मांग रहे हैं, एंड it's not easy to pay that much. The thing is, on my salary maybe I can afford, but a lot of people who come from India, या फिर स्टूडेंट्स हों या फिर जो अभी रिसेंटली ग्रेजुएट कर रहे हैं जिनकी इतनी सैलरीज नहीं है, 2500 a month is a big amount to pay from your pocket. उसी कारण फिर लोग साथ साथ शेयर करते हैं, किसी और के साथ रहते हैं, and it's not easy. एब्सोल्युटली. तो आइडियल कंपेयर करेंगे कैलिफोर्निया में अगर आप
पे कर रहे हो 12 to 1400, जो मैंने देखा था जो चीपेस्ट आपको मिल जाता है यहाँ पे 2000, और एटलांटा में 11-1200। तो अगर आप मूव करते हो तो आपके एक्सपेंसेस रेंट में तो बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इज आता है कार एक्सपेंसेस। कार के एक्सपेंसेस सारे ब्रेक डाउन करना कि यहाँ पे टिकटें बहुत एक्सपेंसिव है। टिकट अगर आप पकड़े जाते हो रेड लाइट का होता है 150, यूएस में 75, 100, और यहाँ पे सीधा 150। मुझे टिकट कभी मिली नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग माई गेसेस ऑन बेस्ड ऑफ व्हाट माई फ्रेंड्स गॉट, बट या टिकट्स आर मच हायर हियर, बट ऑन द अदर साइड इट्स गुड, लाइक यू नो those tickets are for illegal things. I don't think तुम्हें वो अपने expenses मान के चलना चाहिए कि मैं रोज एक रेड लाइट तोड़ूंगा। पर बाकी कार के खर्चे क्या होते हैं ओवरऑल? बाकी the thing is the car prices are pretty similar। जो USD का CAD में conversion है, similar कार होती हैं, थोड़ा सा मे बी prices higher होते हैं, थोड़े lower होते हैं, depends on the car। like for example Toyota manufacturing unit Canada में ही है, तो it wouldn't be too different from the US। लेकिन अगर किसी का US में manufacturing है तो मे बी expensive हो सकता है। But yeah, on general, it wouldn't make too much of a difference. It's the same. People buy cars on loan here, which is sad. I didn't do it, but people do it all the time. And then yeah, it's a depreciating asset. There's no, yeah, and then at least in BC, there's no private insurance you can buy. You have to buy it from ICBC, which is the government's insurance. In other states of Canada, like Ontario, you can buy private insurance. But yeah, you are stuck with them, so they are a monopoly, so they can just set their prices, but they're not like crazy bad at this moment। जब मैं Canada fresh आया था, they used to have good prices for even like people coming out of Canada, like I had an Indian license at that point, लेकिन अब उन्होंने बहुत ज़्यादा कर दिए prices if you don't have a Canadian license। So yeah, it's not the worst thing, you can just switch your license to Canadian, you just have to give a test। but जब तक आपके पास Indian license है, you might have to pay more। और इंडियन लाइसेंस से आप यहाँ पे लाइसेंस लेते हो तो आपको पॉइंट्स आपके ऐड नहीं होते, ये फायदा होता है, पर इंश्योरेंस ज्यादा होती है। पर अगर आप यहाँ पे कनाडा में लाइसेंस बनाते हो आपकी इंश्योरेंस कम होगी, पर जो पॉइंट्स ऐड होंगे अगर आपने रेड लाइट क्रॉस कर दी, किसी की गाड़ी ठोक दी, जो पॉइंट्स ऐड होते हैं उससे आपका लाइसेंस बंद हो सकता है, पर इंडियन लाइसेंस से वो नहीं होता डर। नेक्स्ट एक्सपेंसेस जो सबसे बड़ा है जिसके बारे में बात करनी बहुत जरूरी है, दैट इज फूड, और उससे भी पहले हेल्थ केयर। क्योंकि हेल्थ केयर, लोग कहते हैं कि यार कुछ लोगों का हेल्थ केयर एक्सपेंस यूएस में 0 भी हो सकता है, और कुछ लोग, आपको यकीन नहीं होगा, मैंने इतने ज्यादा गो फंड में देखे हैं, अगर किसी का बहुत बड़ा बिल आता था ना हेल्थ का, हार्ट का हो गया या फिर कोई भी ऑपरेशन का हो गया, 100K तक एक्सपेंसेस चले जाता है, दे कैन नॉट अफोर्ड, एंड गो फंड में क्रिएट करना पड़ता है। पर वो नौबत क्या कनाडा में आ सकती है? The thing is, वैसी नौबत यहाँ पे बहुत कम आती है, बट इन सम केसेस आई वुड से येस, बट इन मेजॉरिटी नो। और मैं दोनों का रीज़न भी बता देता हूँ। सो द मेन वन इज़ लाइक अगर आपको कोई इलनेस है विच इज़ लाइक नॉट लाइक फॉर एग्जांपल डेंटल और हेयर, और यू नो जो आप बस अपने ब्यूटी के लिए या किसी चीज़ के लिए कर रहे हो, दोज वुड नॉट बी कवर्ड बाय द गवर्नमेंट। बट यू नो इफ देयर इज सम पेन इन योर स्टमक और कुछ लेग में प्रॉब्लम, कुछ कैंसर, कुछ देयर, ऑल ऑफ दोज वुड बी कवर्ड बाय द गवर्नमेंट। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है अपॉइंटमेंट्स की। थिंग इज़ गेटिंग द अपॉइंटमेंट्स इज़ नॉट ईजी, सब आपको वेट लिस्ट में लगना पड़ता है। एमरजेंसी केसेस दे डू डील वेरी क्विकली, बट अगर आपका एमरजेंसी नहीं है, जैसे आपके स्टमक में पेन है या आपका कुछ है, तो उसको टाइम लग सकता है। यूजुअली मैं अपने केस में बस कोई क्लिनिक या डॉक्टर पे वॉक इन कर लेता हूँ और 1-2 घंटे में यूजुअली रिजॉल्व हो जाता है। मुझे कभी आज तक पर्सनली प्रॉब्लम नहीं आई, एंड बहुत यूनिक एक्सपीरियंस लगता है कि मैं क्लिनिक में जाता हूँ, मैं अपना स्टमक चेक करवाया, मैंने ठीक करवाया, मैं वापस आ गया, एक पेमेंट की बात नहीं हुई, कुछ बात नहीं हुई, और फ्री। हाँ। वाओ, हेल्थ का बिल नहीं आता। जैसे यूएस में मेरा हेल्थ चेकअप का 250 का घर बिल में आ गया, मैंने कहा ये क्या हो गया इंश्योरेंस की बात भी, बट दैट इज रियली एपिक। पर हाँ, अगर कोई स्पेशलाइजेशन में अपॉइंटमेंट चाहिए वो डिफिकल्ट हो सकता है, और आप शायद इतने बड़े डेट में नहीं जाओगे। अगर बहुत बड़ी सिवियर इमरजेंसी आती है, इतने बड़े डेट में नहीं जाओगे जितने आप बड़े डेट में यूएस में जा सकते हो अगर इंश्योरेंस नहीं है। द बेस्ट पार्ट इज ईदर यू कैन जस्ट, if you get the appointment, you get the appointment, and the worst case scenario is you can just cross the border if you want to pay। ट्रू। तो पे करना है तो कर ही सकते हो, वो तो है ही। अब नेक्स्ट एक बिग एक्सपेंसेस होते हैं आपके खाने के। तो मैं बताता हूँ पहले अपना एक्सपीरियंस। जब मैं मेन्यू देखता हूँ, वो जो एक्सपेंसेस है वो यूएस से थोड़े ज़्यादा है, पर क्योंकि हम कंपेयर करें आइडियल 100 के यूएस 100 के कनाडा, अगर मेरे केस में देखो तो अगर आप उतना ही कमा रहे हो तो आपके फूड एक्सपेंसेस यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि एवरेज मील हियर इज़ $20 और यूएस पे 15 है। तो वो पहले अगर आप डॉलर टू डॉलर कंपेयर करो वो वैसे ही ज़्यादा है, और इस हिसाब से मुझे लगता है कि खाने पे एक्सपेंसेस के बाद आपकी सेविंग्स कम होती है, राइट?
15 USD is 20 CAD. So तो to समझ कन्वर्जन तो आना। सेम ही है, पर आप कनाडा में उतना ही कमा रहे हो जितना यूएस में। तो अगर 100 के कैड कमा रहे हो, 100 के यूएसडी कमा रहे हो, तो टेक्निकली आपके बैंक में शायद यूएस डॉलर में कम ही, पहले तो डॉलर्स में कम पैसा बचेगा, और उसी डॉलर को अगर आप रुपीस में कम करोगे तो और कम बचेगा। Yeah, that is true. But at the point, it depends how much you're spending on food. जब मैं नया नया कनाडा आया था, I used to cook everything. So my budget used to be $100 a month, which would be very, very, very low. मैं बाहर से कुछ नहीं खाता था, मेरा यहाँ पे मैक्सिमम एक बार होता था, उस पर भी मैं $10 खर्चता था. This was in 2017. And पूरे 12 months, I just spent $1,200 in like food. Now that I make more money, now I can spend more. मैं काफ़ी like flexibly बाहर से खा लेता हूँ वगैरह वगैरह. And the thing is, yeah, my budget is now more like $300-400, 3 to 4x हो गया. But on the other side, yeah, if you just cook at home, it's not $20 a meal anymore. Then it's $2, $3, $4, $5. वो सस्ता है यहाँ पे टिफिन सस्ती कितनी, $5 में टिफिन आ जाता है। यूएस में मैंने एटलांटा देखा, कैलिफोर्निया देखा, वहाँ पे $7-8 से कम टिफिन नहीं आता। कुछ चीजें सस्ती भी है। हाँ तो वही है ना, द थिंग इज इट्स ऑल लाइक इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब यहाँ पे अगर ज़्यादा इंडियंस हैं तो उनके पास ज़्यादा कस्टमर्स हैं, वो ज़्यादा खाना एक टाइम पे बना सकते हैं, तो इन दी एंड वो सस्ता पड़ता है। तो वही हर चीज़ आप एक रेस्टोरेंट से कंपेयर नहीं कर सकते, ओवरऑल ये बैलेंस कर जाता है। क्योंकि जब मैं कॉस्को भी गया, मेडिसिन बहुत सस्ती है, डायबिटीज की वो इंसुलिन यूएस में $120 की, यहाँ पे कितने की 20 आई थिंक। हो तो हर चीज बैलेंस आउट कर रही है। पर एक चीज जो बैलेंस आउट नहीं करती है वो इनिशियली है वो टैक्सेस। तो अगर कोई 100 की कमाता है, आप अंदाजा बता सकते हो कितना बैंक में जाएगा? डिपेंड करता है ऑन द स्टेट। ऑन द अदर साइड अगर मैं कहूँगा, इफ यू लिव इन BC, if you make under 85K or 84K, some number like that, your taxes are very low. उसके बाद suddenly jump आना start होता है. If you're making 100K, I think it would be close to 30%. So 70 के हाथ में आ सकते हैं। न्यूयॉर्क में 65 के हाथ में आते हैं, एटलांटा में अराउंड 72 के आते हैं और 73 के। But the thing is, it's also 100K CAD. Now, if you make it 100K USD, which is 120K CAD, तो your taxes would be higher, more like 34% or something, 33%. तो और कम आएंगे हाथ में। तो इतना भी डिफरेंस नहीं। लोग कहते हैं 50% टैक्सेस है, तो 50% tax is the limit, right? The thing is, if you're making 250,000, 300,000, then you're almost paying 50. तो इतना इनिशियली नहीं है। 100K वालों को इतनी डरने की जरूरत नहीं है इनिशियल करियर पे। ऐसा नहीं है कि आपकी सेविंग्स तबाह हो गई हैं, सो डोंट वरी दैट मच अबाउट इट। बाकी खर्चे तो यार सिमिलर ही है। वाईफाई का इसका मेरे से सस्ता है, पर फोन का बिल ज्यादा है, क्योंकि कनाडा में फोन का बिल ज्यादा होता है, तो वो बैलेंस आउट कर जाता है। इसका वाईफाई का बिल मेरे से $10-15 सस्ता है, पर फोन का बिल मेरे से 10-15 ज्यादा है। तो काफी चीजें बैलेंस आउट हो रही है। पर एक चीज जो बहुत डिफिकल्ट मानी जाती है कि कनाडा में मेन सिटीज कम है, तो लैंड के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं। इनिशियली हाउस खरीदना, घर खरीदना बहुत मुश्किल है। सो हाउ पीपल कैन मेक इट पॉसिबल? वैंकूवर में तो घर खरीदना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लोग मांगते हैं। The thing is, it's not that much easily possible. The thing is, वैंकूवर में घर खरीदना इस बहुत मुश्किल, टोरंटो में भी बहुत मुश्किल है। कुछ उसका I don't think I can give you an advice कि तुम वहाँ जाके घर खरीद लो। It's easier, the farther you go, the cheaper it is. BC बहुत expensive है और Ontario बहुत expensive है. On the other side, if you live in Montreal, which is the second biggest city, the prices are very good there. But again, they force French on you, तो तुम्हें थोड़ी French सीखनी पड़ेगी। काफ़ी लोग, मैं लास्ट टाइम जब मॉन्ट्रियल विजिट कर रहा था, दे वुडेंट इवन रिप्लाई बैक इन इंग्लिश इवन दे इफ़ दे नो इंग्लिश। मैंने ऑर्डर कर रहा था रेस्टोरेंट में, मैं इंग्लिश में बोला और वो बार बार जवाब फ्रेंच में दे रहे थे। मैं एज अ टूरिस्ट क्या था, मैं तो वहाँ रहता भी नहीं था। तो मतलब वो फोर्स करते हैं। ऐसा तो यार फ्रांस में नहीं करते। द थिंग इज़ वही, वो अपना फ्रेंच कल्चर बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो, वरना एवरीवन इज़ लर्निंग इंग्लिश देयर एंड कन्वर्टिंग दैट होल एरिया टू इंग्लिश। सो आई मीन, आई डोंट वांट टू गेट इनटू पॉलिटिक्स ऑफ दिस, बट बेसिकली that if you want a cheaper place which has good jobs, then Montreal would be your answer. If you want just good jobs, then Vancouver and Toronto are there, where you don't have to worry about French. पर ये मानना पड़ेगा कि ईस्ट कोस्ट में ज्यादा जॉब्स हैं, हैंड्स डाउन। टोरंटो में आपको पता है, टोरंटो में आपको पता है साथ में इतनी सारी सिटीज है जो नेक्स्ट मेन मानी जाती है। जैसे किचनर हो गया, वो भी एक मेन सिटी है, वो जो टोरंटो के साथ ही है। लंदन हो गया, वो भी मेन सिटी मानी जाती है। Hamilton, Mississauga, all those cities. ये सारी सिटीज मतलब टोरंटो की सर्कमफ्रेंस ऑफ 100 to 150 किलोमीटर्स में है, तो वो कंबाइंड चाहे टोरंटो में आती हो, पर इतनी ज़्यादा मेन सिटीज़ उसी आसपास निकल आ रही हैं। इस कारण ईस्ट कोस्ट पे अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं, क्योंकि लैंड ज़्यादा, मेन सिटीज़ ज़्यादा है और यूएस बॉर्डर के आसपास है। सो ये डिफरेंस है कि वहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। पर आपको डिसीजन, इसी कारण काफ़ी यहाँ पे डिसीजन लोग जॉब के हिसाब से लेते हैं। अगर जॉब टोरंटो मिल गई, चलो वहाँ जाओ, वैंकूवर मिल गई, वहाँ जाओ।
तो ये चीज़ है। पर ओवरऑल लास्ट कंक्लूजन होगी, आपको लगता है कभी कि यार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कि अगर यूएस जाया होता तो ये चीज़ बेटर हुई होती, वो क्या चीज़ होगी? अगर मैं यूएस गया होता शायद मुझे गोली लग गई होती। पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता ना कोई ऐसा बेटर होता, कोई ऐसा करियर खराब नहीं है इधर, वेदर वैंकूवर का इतना द अच्छा थिंग है। इज अगर मिल गई जॉब देन इट्स ग्रेट, जैसे मुझे मिल गई है आई एम हैप्पी। थिंग इज फाइंडिंग इट इज़ द हार्ड, फाइंडिंग योर फर्स्ट जॉब इज़ द हार्डेस्ट थिंग इन कैनेडा, बिकॉज अगर एक बार आपकी कैनेडा में रेज्यूमे स्टार्ट हो जाती है देन फाइंडिंग द नेक्स्ट वन इज़ प्रीटी ईजी। अब मैं भी अपने लाइक फर्स्ट में कज़न की बात कर रहा था जो 1 साल लग गई थी जिन्हें जॉब ढूंढने, वो 3 बार स्विच कर चुके हैं, उन्हें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक बार जब रेज्यूमे में कैनेडियन जॉब आ गई देन इट्स ईजी। हाँ, और मेरे फ्रेंड देसी अमेरिकन प्रोफेसर ने भी अपनी वीडियो में कहा था कि ये जो 10,000 नंबर है ना, इसे फॉल्स होप की तरह मत आओ कि यार कि यहाँ पे आएंगे जॉब मिल जाएगी, जॉब मिलती है तो आओ, ऐसे मत आओ। मुझे जॉब मिली थी तो मैं वैंकूवर के लिए कंसिडर कर रहा था, मेरा तो वीज़ा भी, वर्क परमिट भी अप्रूव हो गया था, मैं ऐसे स्टेज पे था। तो जॉब आती है तो आना बेटर है, नहीं आती रह कर मेरे ख्याल से इट्स नॉट अ गुड आइडिया। ऑन दी अदर साइड जब आप इंडिया में हो और जॉब अप्लाई कर रहे हो वो कंसिडर भी नहीं करते, वो बोलते हैं एड्रेस में हो, कभी फिजिकली इंटरव्यू देने हो, तो आई वुडेंट फुली एग्री टू व्हाट यू आर सेइंग। बट या आई एम सेइंग जैसे अगर आपकी इंडिया में रिमोट जॉब मिल जाती है एज अ टेक वर्कर तो रिमोट करते रहो यहाँ के अंटिल यू फाइंड इट। और बट देर आर अदर सोल्यूशंस टू, इफ़ यू वांट टू फुली डेडिकेट योर टाइम वो भी कर सकते हो, इट्स ऑल योर पर्सनल ओपिनियन। Absolutely agree. Thank you so much, Harkuar. And so much, Harkuar. It was wonderful talking to you. His journey as React developer is so inspiring. And overall, हम कह सकते हैं कि career in Canada is not bad अगर आप consider कर रहे हो H1B visa पे, पर jobs का scene देख के research करके आना। I would just say one thing in the end, like a lot of my friends who are in the US, जिनका third year में भी H1B नहीं लग रहा, they are forced to come here. They're like Canada आना is better than going to India. Taking a 20% pay cut is better than taking an 80% pay cut. बिल्कुल बिल्कुल।